इट्स फुल टाइम इंटेंस मूवमेंट जो हम देख रहे हैं। ये देखिए ट्वीट है पूरी। ओ गॉड, ये पढ़ेगा कौन? इसे तो एआई को समराइज करवानी पड़ेगी। ये आपके साथ जो ट्वीट चली ये डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट है। बट एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड जनाब, बात कर लेते हैं। हमारे साबिक सुफी मंसूर खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर खान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर बात फिर वहीं पे आ गई है जहां पे से हम पिछले 3-4 दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। ईरान अमेरिका को नाकाबंदी ख़त्म करने के बदले जंग ख़त्म करने की पेशकश अगर करता है और जो की भी है, ये कितनी अहम पेशरफ्त है और क्या इम्कानात देख रहे हैं आप? देखिए, गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते से चूंकि एक स्टेलमेट चल रहा था, तातुल चल रहा था टॉक्स में, और जंग बंदी के ऊपर या हुर्मुज़ की नाकाबंदी के ऊपर या न्यूक्लियर इशू के ऊपर दोनों साइड्स के दरमियान बिल्कुल मुख्तलिफ पोजीशंस थी, डाइवर्जेंट पोजीशंस थी। तो मेरा ख्याल इस वक्त एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रपोजल, बहुत दिलचस्प प्रपोजल ईरान की जानिब से पेश की गई है और वो वाशिंगटन में अंडर कंसिडरेशन भी है। और ये प्रपोजल नॉन सीरियस बिल्कुल नहीं है, बहुत सीरियस प्रपोजल है, क्योंकि इसमें एक वे फॉरवर्ड की निशानदेही की गई है कि अगर जंग बंदी पर एग्री कर जाएं, कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट पर एग्री कर जाएं, तो न्यूक्लियर इशू को ज़रा, चूँकि न्यूक्लियर इशू पे एक लंबे प्रोसेस की जरूरत होगी, नेगोशिएशंस की जरूरत होगी, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईएईए और दूसरी पावर्स को इन्वॉल्व होना होगा। तो उस पर भी ईरान कमिटमेंट देगा, लेकिन वो उसको एक प्रोसेस में ले जाया जाए। और इस वक्त जंग बंदी पर एग्री करके स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खोलने के प्रपोजल्स दी हैं ईरान ने। और ईरान ने इस सिलसिले में, आपको याद होगा कि अब्बास अरैक्ची साहब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आए थे, तो वो ओमान गए थे, क्योंकि ओमान और ईरान दोनों हुर्मुज़ के दहाने पर, एक दहाने पर ईरान है, दूसरे पे ओमान है। तो ये प्रपोजल दी है और इस प्रपोजल को वॉशिंगटन ने भी कहा है वो कंसिडर कर रहे हैं। और वॉशिंगटन के ऊपर, अमेरिका के ऊपर कुछ दबाव हैं। एक तो उनका डोमेस्टिक दबाव है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के वॉर जो है ये अनपॉपुलर हो गई है, वॉर ख़त्म करने का डोमेस्टिक प्रेशर है। उनके एलाइज की तरफ से प्रेशर है, ईयू कंट्रीज हों या इवन अरब कंट्रीज जो उनके एलाइज हैं, सऊदी अरेबिया वगैरह, वो प्रेशर डाल रहे हैं कि इस जंग को अब ख़त्म किया जाए। और अब तो इजराइल भी अंडर प्रेशर आ गया है, क्योंकि 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं इजराइल में, वो इजराइल नेतन्याहू के अगेंस्ट कोएलिशन बना के उसकी रिमूवल की कोशिशें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की स्टेज है। और अगर ये एग्री कर लेता है वॉशिंगटन, वही दस्तयाज नहीं है, क्योंकि आज वो इसको कल उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कॉल की थी, आज इस पे गौर व खौज होगा। और अगर ये एग्री कर लेते हैं तो इस जंग के खात्मे की तरफ एक स्टेप हो सकता है। अगर नहीं एग्री करते तो फिर इसमें थोड़ी सी बैक एंड फोर्थ की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि किसी तरह इस पे एग्री हुआ जाए। न्यूक्लियर इशू जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स इशू है। ईरान समझता है कि उसका डिफेंस इफेक्ट होगा अगर वो अपने राइट सरेंडर कर दे, क्योंकि यूरेनियम एनरिच करना उसका राइट है फॉर पीसफुल पर्पसेस। और वो इस तरह से अपने, अगर उसकी सॉइल पे कोई यूरेनियम है जो ऑलरेडी एनरिच्ड है, तो वो उस अमेरिका की कंडीशंस के मुताबिक दूसरों के हवाले करने को शायद एग्री ना करे। तो इस सिलसिले में अब्बास अरैक्ची साहब ने मॉस्को का भी दौरा किया है। मॉस्को में आपने देखा कि बहुत अच्छी उनकी विजिट हुई है। चाइना ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, चाइना के साथ मुशावरत जारी है। तो मेरा ख्याल है ये प्रोसेस को अभी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अपने एलाइज के साथ मिलके कि इसको आगे लेके चले। और उम्मीद है, क्योंकि जंग जो है वो जारी रखने का कोई अब ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। मुझे थोड़ा सा समझाइएगा, ये जो इनरिच यूरेनियम वाला मामला है, अमेरिका से जीरो पर लाना चाहता है। आपने खुद बताया कि जाहिर है वो एनर्जी पर्पस के लिए, दीगर पर्पस के लिए किसी हद तक उसका इस्तेमाल भी चाहते हैं ईरानियन। तो ये परसेंटेज पर आके मामला रुकेगा, या जो एक खबरें ये भी आई थी कि जी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ही खुलवानी है तो फिर जो इनरिच यूरेनियम वाला मामला है इसको टेबल से उठा लें या इसको बिल्कुल डिस्कस ना करें। तो टेबल से उठाने का मकसद तो ये है कि इस स्टेज पे टेबल से उठा दें। ये नहीं है कि ये मुज़ाकरात से निकल जाएगा, इस स्टेज पे टेबल से हट जाए और हुर्मुज़ खोलने का भी, जंग बंदी और हुर्मुज़ खोलने पे एग्री कर लें दोनों। जब वो एग्रीमेंट हो जाए तो उसके बाद ये JCPOA तो पहले था ईरान का बैनुल-अक़वामी ताकतों के साथ, तो उस तरह का एक नए एग्रीमेंट की नेगोशिएशन स्टार्ट की जाए। उसमें टाइम लगेगा। उसमें डिमांड अमेरिका की और अमेरिका के एलाइज की यही है कि 0% एनरिचमेंट पे चला जाए। ईरान इंटरनेशनल लॉ के तहत या IAEA के कवानीन के तहत 3.67% के लेवल को रखना चाहता है। लेकिन इस पे मेरा ख्याल है गिव एंड टेक हो सकती है। ईरान इस वक्त मे बी कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए
कोई खास किस्म की शराइत देने पे राजी हो जाए। इसलिए मेरा ख्याल है ईरान ने बड़ी समझदारी से ये प्रपोजल दी है अमेरिका को, और बैक चैनल्स के जरिए कन्वे भी किया है गालिबन कि इस वक्त आप हुर्मुज खुलवाने पे और जंग बंदी पे राजी हो जाएं और फिर हम इसको निगोशिएट कर लेते हैं। और मेरा ख्याल है कि अमेरिका के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो कि सिर्फ इस बात पे इसरार करते रहें कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम किसी के हवाले कर दे। वो ऐसी चीजें ईरान मानेगा नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही मुनासिब प्रपोजल है, और अगर इस पे थोड़ी सी बातचीत होती है, कुछ गारंटीज दोनों साइड एग्री कर लेती हैं। माजी में तो ईरान मान गया था, 2015 में जहाज भर भर के तीसरी कंट्री रूस में भिजवाए गए थे। तो इस बार ऐसा क्या डिफरेंट हुआ है कि आपको लगता है कि ईरान पीछे नहीं हटेगा? देखिए, माजी में तो ईरान JCPOA का हिस्सा था, उसने एग्रीमेंट किया हुआ था बैनुल अक़वामी ताकतों के साथ JCPOA का। और फिर अभी माजी करीब में जब ओमान में नेगोशिएशंस हो रही थी, ओमान सालसी का किरदार अदा कर रहा था, तो ईरान ने काफ़ी चीज़ों पर एग्री कर लिया था US और मगरबी ताकतों के साथ। लेकिन उस वक्त जब ये सब कुछ नेगोशिएशन चल रही थी और फाइनल स्टेजेस में थी, तो अमेरिका और इजराइल की तरफ से अटैक कर दिया गया था ईरान के ऊपर, जिसमें अली खामेनेई उनके जो रहबर हैं वो शहीद हुए, उनकी फैमिली शहीद हुई। तो वहाँ से मेरा ख्याल है कि फिर ये सारा जो नेगोशिएशन का प्रोसेस डीरेल हो गया था, और अब इसको दोबारा से ट्रैक पर लाने में जो दुश्वारियां हो रही हैं वो हम देख रहे हैं। मंसूर साहब, एक चीज़ मुझे ज़रा समझाइएगा। दो बातें हैं। एक तो ये कि ये भी बता दें ज़रा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम जो है उसको डिग्रेड करके 0% पे लेके जाए, जबकि ईरान ये कहता है कि वो IAEA के मुताबिक जो शर्त है 3.67 की, 3.67% पे मेंटेन करे अपना। दूसरा मुझे ये भी बता दीजिए कि फिर जो अब्बास रागची साहब का ये जो रीजनल दौरा था, जिसमें वो 2 दफ़ा इस्लामाबाद भी आए, मस्कत भी गए, मॉस्को भी गए, मॉस्को जाके फिर क्या बात हुई होगी और किन पॉइंट से बात हुई होगी, अगर आप ये कह रहे हैं कि ईरान नहीं मानेगा इस बात के ऊपर कि वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम किसी तीसरी कंट्री के हवाले करे? मॉस्को जाके देखिए, उनकी बात ये हुई होगी कि ये जो JCPOA है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट जिसे कॉमन वर्ड्स में कहते हैं, वो अब JCPOA प्लस कोई साइन होने की तरफ पेशरफ्त होगी। और उसमें पार्टीज यही सारी होंगी, 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स होंगे, IAEA होगा, और शायद इस दफा पाकिस्तान एज ए स्पेशल केस उसमें शामिल हो, क्योंकि पाकिस्तान इस सारे मामले में सालिस का किरदार अदा कर रहा है, बैक एंड फोर्थ कर रहा है ईरान के साथ। तो उन नेगोशिएशंस में चाइना और रशिया हमेशा से ईरान के सपोर्टर रहे हैं, ईरान के एलाइज रहे हैं। तो वो अपने एलाइज को इसलिए कंसल्ट कर रहा है ताकि जब ये प्रपोजल एक्सेप्ट होती है, जब अमेरिका एग्री करता है जंगबंदी पे और न्यूक्लियर नेगोशिएशंस तूल पकड़ती हैं और होती हैं, गालिबन वियना में होंगी, तो वो फिर उस प्रोसेस में ईरान और चाइना ऑन बोर्ड हों। पाकिस्तान ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, ईरान के साथ राब्ते में है, और दीगर जो मगरबी ताकतें हैं, जर्मनी है और फ्रांस है और ब्रिटेन है और US है, ये भी फिर टेबल पे आएंगी। तो इस ईरान जो कह रहा है कि इस वक्त आप टेबल से हटा दें, इसका मतलब यह है कि बाद में वो JCPOA की टेबल पे ये मामलात नेगोशिएट होंगे, और मेरा ख्याल है ये काफ़ी मुनासिब प्रपोजल है। अच्छा मंसूर साहब, मैं अपनी मालूमात के लिए जानना चाह रही हूँ कि इसमें अमेरिका ने हासिल क्या किया है दूसरे सारी जंग के बाद, और मुज़ाकरात में अमेरिका को क्या मिलना है? क्योंकि ईरान के मुतालबात तो जो हैं, अगर उसको थोड़ा बहुत भी कुछ % भी उसकी मान ली जाए तो ईरान का फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। वो कहते हैं जी हमारे जो फ्रोज़न एसेट हैं उनको रिलीज़ किया जाए, जो नुकसान हुआ है उसके जी अखराजात पूरे किए जाएँ। फिर साथ वो कहते हैं जी एनरिच्ड यूरेनियम का जो एटॉमिक जो एजेंसी है उसके तहत जो अलाउड, एक आपने खुद परसेंटेज बताई है 3.67, वो अलाउ किया जाए। स्ट्रेट हॉर्मूज के लिए वो चाह रहे हैं चलें जी जॉइंट एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं ओमान के साथ और बाकी जो कंसर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ। अमेरिका को क्या मिलना है इन मुज़ाकरात में? देखिए, अनफॉर्चुनेटली अमेरिका को बहुत कुछ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और इसीलिए मुज़ाकरात के कंक्लूसिव होने में देर हो रही है, क्योंकि ये एक अननेसेसरी और अनजस्ट वॉर थी। इस वॉर की ज़रूरत नहीं थी। ये इजराइल के और ख़ास तौर पे बेंजामिन नेतन्याहू के ईमा पर इसमें अमेरिका को ड्रैग किया गया था, और ईरान के साथ तो ऑलरेडी नेगोशिएशंस चल रही थी जिस वक्त इस वॉर में गए थे, और ईरान का फिर बहुत नुकसान हुआ। इसलिए अब
इसमें इससे कोई स्ट्रेटेजिक गेन्स मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गेन्स अमेरिका को या वेस्टर्न एलाइज को नहीं हुई हैं। और इसीलिए आप देखें कि अमेरिका के एलाइज ने अमेरिका का खुलकर साथ नहीं दिया बल्कि मुखालफत की है। जर्मन चांसलर की तरफ से भी अभी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया है अमेरिका को इस वॉर के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि अब जो नेगोशिएशंस होंगी और नेगोशिएशंस के जरिए जो एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट में पहुंचा जाएगा उसमें ईरान डेफिनेटली ईरान के खिलाफ जो 47 साल से सैंक्शंस हैं वो सैंक्शंस में कुछ नरमी चाहेगा। अब ये नहीं हो सकता कि सैंक्शंस उसी तरह चलती रहें। जाहिर है, राइटली सेड। तो बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।